डियर स्टूडेंट, आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एमई 208 थर्मोडायनेमिक एंड आईसी इंजन के फर्स्ट यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड गैस लॉ के फिफ्थ जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, मोल क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आदर्श गैस जो है समीकरण जो है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, लाक्षणिक समीकरण आदर्श गैस की, उसके बारे में डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में पढ़ा था कि टेम्परेचर एक में कांस्टेंट था, एक में प्रेशर कांस्टेंट था, तो एक कंडीशंस आई थी। आदर्श गैस में यह भी पॉसिबिलिटी है कि जब वह ए स्टेट से मान लो बी स्टेट पर, ए स्टेट से बी स्टेट पर मूव करता है तो तीनों जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो रही हो, तब भी वह ए से बी पर इन अलग अलग प्रोसेस के थ्रू वो आ सकता है। तो जैसा कि हमने देखा है कि मान लो ए कंडीशन है, वहाँ पर उसका प्रेशर P1 है, जो वॉल्यूम है V1 है, यहाँ से वह B पे पहुँचा तब प्रेशर इसका P2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया, और जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर T1 है और B पर जो है वो T2 है। इस तरीके से तीनों वैल्यू चेंज हो रही है, और इस तरीके से जो है असंख्य इन्फिनिटिव नंबर ऑफ प्रक्रम हो सकते हैं जिसमें जो गैस है वह ए स्टेट से बी स्टेट पर आ रही है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो ए पे जो है वहाँ से चेंजेस होके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम वो तीनों बी पे इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। हम इनमें से एक पॉसिबिलिटी देखते हैं डेरिवेशन के लिए कि मान लो जो कंडीशन है वो ए स्टेट से बी स्टेट पर जो आ रहा है उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट है, टी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट है और ए से बी की तरफ आ रहा है तो यहाँ ए पर जो प्रेशर है P1, वॉल्यूम V1, बी पर जो प्रेशर है P2 और वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ए से बी तक जो प्रोसेस हुआ है उसके अंदर अपने क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए जो लॉ हो फॉलो होगा बॉयल्स लॉ, जो व्हेन ए टू बी द आइडियल गैस कम्स and the temperature is constant, then pressure is inversely proportional to volume। और दो कंडीशन के अंदर होगा तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, दोनों का गुणनफल है वो दोनों कंडीशन में स्टेट में बराबर होगा। तो हम पहला जो है पथ में बॉयल्स के नियम के अनुसार स्टडी करते हैं। टेम्परेचर चूँकि TA इज इक्वल्स टू TB है, ए का पॉइंट का टेम्परेचर बी के बराबर है, तब जो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ PA VA इज इक्वल्स टू PB VB, ये हो जाएगा। चूँकि PB जो है प्रेशर जो B पर है वो किसके बराबर है, PC पर, प्रेशर P यहाँ पर PC पर जो है प्रेशर उसके बराबर है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इसके अंदर B की जगह पे, तो हो जाएगा PA VA इक्वल्स टू PB की जगह हो गया PC और VB। यहाँ से हमने फाइंड आउट कर दी है वैल्यू VB की, तो VB इज इक्वल्स टू क्या होगा, PA VA डिवाइड बाय PC। अपना टारगेट डेरिवेशन करते समय यह ध्यान रखना है कि हम दो जो है पथ लेंगे, A से B जो है, A से B यहाँ पे जो जाएगा उसमें हम बॉयल्स लॉ को फॉलो करेंगे जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जब B से C जाएंगे हम, जब B से C मूव करेंगे तब हम चार्ल्स लॉ को फॉलो करेंगे जब प्रेशर कांस्टेंट है, और हम जो कॉमन पॉइंट है B वहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सारी की सारी किस टर्म में फाइंड आउट करनी है, ए और सी के टर्म्स में, यानी कि हर जगह पर समीकरणों में से जहाँ भी अपन को बी दिख रहा है, चाहे टीबी हो, चाहे वीबी हो, या चाहे प्रेशर पीबी हो, उन सभी को हटाकर सभी जो है वो ए और सी के टर्म्स में लाने हैं। तो फर्स्ट हमने जो बॉयल्स लॉ देखा ए और बी के लिए, तो उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर ये आ गया पी ए वी ए इक्वस टू पी बी वी बी, तो यहाँ से वी बी की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें पी बी हटाना था, तो पी बी इक्वस टू क्या हो गया, PC। तो यहाँ पर हम B की जो वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर जो VB का फॉर्मूला आ गया है PA VA डिवाइड बाय PC, तो सारे जो टर्म्स A और C के टर्म्स में है VB का। अब हम जो लगाते हैं पथ जो है B से C, इसके बीच में चार्ल्स लॉ लगाते हैं। चार्ल्स लॉ क्या होता है, व्हेन प्रेशर कांस्टेंट, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रेशर है जो P2 इक्वल्स टू PC वो कांस्टेंट है B से C के लिए, तो जब कांस्टेंट प्रेशर हो तब वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और दोनों का जो रेशियो होता है वो पहले पॉइंट पे जो है दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पहले पॉइंट पे जो है B पर वो हो जाएगा VB अपॉन TB,
और सी पर क्या हो जाएगा, VC/TC। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो इस फॉर्मूले के अंदर VB/TB = VC/TC, चूँकि क्या है PC = PB, प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ में जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो पहले पॉइंट पर तो दूसरे पॉइंट के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम टेम्परेचर के। तो यहाँ से फिर से वही मैंने आपको बताया था कि हमें सब हटाने हैं, VB जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है सारे किस टर्म्स में, A और C के टर्म्स में। तो यहाँ पर भी VC/TC और ये TB आ रहा है, तो TB के लिए हम देखेंगे तो टेम्परेचर एट B पॉइंट = टेम्परेचर एट A पॉइंट, क्योंकि टेम्परेचर हमने देखा था A से B जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम लिख देंगे TB की जगह पर ये TA, बाकी सेम VB/TA = VC/TC। यहाँ से फिर से VB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A और C के सारे टर्म्स में, तो VC/TC ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर दो जो समीकरण हैं, हमने पहले A से B के लिए VB पॉइंट पर, A से B प्रोसेस किया, उसमें VB पॉइंट पर वॉल्यूम निकाला, फिर B से C के लिए फिर से VB पॉइंट पर हमने वॉल्यूम निकाला। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ बता रहा है वो एक ही आदर्श गैस के लिए वॉल्यूम बता रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण जो 2 है, इन दोनों के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये भी VB की वैल्यू हैं और ये भी VB की वैल्यू है, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, PA VA/PC = VC/TC × TA। तो इसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा PA VA/PC = VC/TA/TC। यहाँ पर हम देख लिया, यहाँ से सभी एक टर्म ले आते हैं, A को एक तरफ और सारे CC एक तरफ। तो यहाँ पर इस C को जो है PC इसको भेज देता है उस तरफ, और वहाँ से TA को ले आते हैं पक्षांतरण करके इधर नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो फार्मूला वो हो जाएगा PA VA/TA = ये मिसप्रिंट PC VC/TC, इस तरीके से ये फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा A से B प्रोसेस पे गए, यहाँ से हम A से पहले B पर गए, A से B पर गए और B से C पर आए। तो हमने कंडीशन फाइंड आउट की A और C के लिए कि क्या है कि इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन जो है और डिवाइड जो है इस तरीके से। तो हम देखेंगे कि PAV/ ये इस तरीके से ये रहेगा और ये C के लिए लागू है, इसी तरीके से B और C के निकाल सकते हैं। तो PAVA/TA, PBVB/PB, VB/TB और PCVC/TC। इसी तरीके से PNVN/TN जो है, किसी भी n जो नंबर जो है पोजीशन, वहाँ पे हम जाएंगे, सभी का जो ये मल्टीप्लिकेशन, वॉल्यूम प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर जो है वह एक कांस्टेंट आ रहा है। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं PV/T = इस तरह। यहाँ हम कांस्टेंट के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं R की, तो PV = RT, यह कहलाती है जो है गैस इक्वेशन है। यदि गैस का जो द्रव्यमान है m यदि लें तो क्या हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो PV × m = mRT, और MV जो है, हमने यह जो वॉल्यूम जो फाइंड आउट किया या शुरू से जो हम लेके चले हैं वो लेके चले हैं हम स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v, जब स्मॉल v से m मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा टोटल वॉल्यूम कैपिटल V, तो ये हो जाएगा PV = mRT। ये इक्वेशन कहलाती है जो है आदर्श गैस इक्वेशन, उसकी लाक्षणिक या कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन PV = mRT। यह किस टर्म्स में है, जब m जो है वो kg में मास दे रखा हो तो PV = mRT। यहाँ से हम R जो है गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो R है वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, वो हो जाएगा PV/MT इस तरीके से। और एयर के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले हम देख चुके थे ये, और वो हो जाएगी 0.287 kJ/kg केल्विन। इस तरीके से यह इक्वेशन PV = mRT आदर्श गैस इक्वेशन डिराइव होगी। तो कैसे हुई है, दो तरीके से, A से B चले हम बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग और B से C चार्ल्स लॉ, और इन दोनों से हमने कॉमन पॉइंट B पर वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, उन दोनों को बराबर करके हमने ये इक्वेशन प्राप्त की है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कहीं की हम इक्वेशन इस तरीके से भी पढ़ते हैं आदर्श गैस की केमिस्ट्री में, और आपने देखा होगा PV = nRT। तो वो क्या है,
तो जब मास जो है केजी या ग्राम में न दे के मोल में दिया हो तो किस तरीके से इक्वेशन होगी, तो परफेक्ट गैस द आइडियल गैस इक्वेशन पी वी बार इक्वस टू आर टी जो है, पी वी बार इक्वस टू आर टी ही पढ़ते हैं। पी जहाँ प्रेशर है, वी जो है वो है वी बार वॉल्यूम पर मोल यदि दे रखा हो, और आर जो यहाँ हो जाएगा वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आर की जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वो होती है 8.314, और ये जो आर निकलता है वो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। आर जो बार होता है वो किसके बराबर होता है, आर इंटू एम जहाँ पर क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन गैस, और आर हो जाएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो जो भी पर्टिकुलर जो अलग अलग गैसेज होगी उन सभी के लिए आर की वैल्यू अलग होगी, लेकिन आर बार जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, यह कांस्टेंट रहती है, इसका गैस पे डिपेंड नहीं करेगी, इसकी वैल्यू हमेशा होगी 8.314। तो हम मॉलिक्यूलर वेट से यदि गैस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सार्वत्रिक गैस नियतांक मिल जाएगा, जहाँ पे एम क्या है मॉलिक्यूलर वेट, जैसा कि हमने पढ़ लिया। आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, एन जो नंबर ऑफ मोल्स, और एम जो है मास इन केजी। यहाँ एक और रिलेशन दे रखा है, वह भी इम्पोर्टेंट है कि एम जो है मॉलिक्यूलर वेट वो क्या होता है, मास ऑफ गैस केजी में डिवाइड बाय मोल्स जो है नंबर ऑफ मोल्स, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स से होंगे। तो यहाँ से हम ये इक्वेशन है इस तरीके से देख सकते हैं, जैसा कि इसमें देखेंगे हम इसी गैस इक्वेशन में ये पी वी इक्वस टू है, ये पी वी इक्वस टू टोटल लिखेंगे तो पी वी इक्वस टू हो जाएगा एन आर टी, एन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, वी बार और एन हो गया टोटल वॉल्यूम, और ये हो गया एन आर टी। तो एन आर टी यहाँ से हो गया, एन इंटू आर जो है हम देखेंगे यहाँ पर मास जो कैपिटल एम है इसकी वैल्यू रखेंगे, एन इक्वस टू क्या हो जाएगा स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम एन की जगह पे, और जो यहाँ पर आर बार है वो क्या हो जाएगा एम इंटू आर जो है उससे निकल जाएगा। तो यहाँ से एम आर जो उसकी जगह पे वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके एम आर टी के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि आर जो है वो गैस कांस्टेंट यहाँ पे ये आर बार है, तो आर बार इक्वस टू क्या हो जाएगा एम आर यहाँ पे, तो आर बार की जगह वैल्यू रखेंगे एम आर, तो एम से एम कट जाएगा तो बन जाएगा एम आर टी, तो जो गैस इक्वेशन आ जाएगी मास के फॉर्म में। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दे रखा है पी वी टोटल की बात करोगे तो एन आर टी, और एक होता है पी वी इक्वस टू एम आर टी। जब पी वी इक्वस टू एन आर टी आएगा तब आर एन के साथ मोल के साथ क्या आएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और पी वी इक्वस टू एम आर टी आएगा तब आर आएगा जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ये ध्यान रखना है, मोल आएंगे तो टोटल जो है सार्वत्रिक गैस नियतांक आएगा, और मास आएगा जब वो आएगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इस तरीके से यह वैल्यू वेरी होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोल क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे डज़न का मतलब होता है 12 पीस यदि किसी पार्टिकल या कोई भी थिंग है उसके 12 पीस हो तो उसको डज़न बोलते हैं। वैसे मोल जो है केमिस्ट्री में स्पेसिफाई किया गया है कि मोल मतलब जो भी एटम मॉलिक्यूल हो जिनकी जो संख्या है वो किसके बराबर होनी चाहिए 6.0221407 इंटू 10⁻23 जो कि होता है अवोगाद्रो नंबर्स, उसके बराबर यदि संख्या हो पार्टिकल्स की तो वो होती है 1 मोल के बराबर। तो अ मोल ऑल्सो स्पेल्ड MOL in the chemistry a standard scientific unit for measuring large quantities of very small entities such as atom, molecule and other specified particles। कोई भी पार्टिकल्स एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी क्वांटिटी छोटे पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो उनके लिए एक नंबर दे दिया है 1 मोल इक्वल्स टू दिस जो हो जाएगा अवोगाद्रो नंबर्स। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं गैस कांस्टेंट आर जो है किस तरीके से निकलेगा। तो गैस कांस्टेंट जो आर है, जैसे कि मान लो एयर है तो एयर के लिए जो मोलर वेट बोलेंगे या मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, वो होता है 28.97, और जो आर गैस कांस्टेंट ये इसके जो हैं आर बार डिवाइड बाय कैपिटल एम, आर बार की वैल्यू थी 8.314 और डिवाइड बाय जैसे यहाँ पे 28.97 कर देंगे हम
तो मिल जाएगा यह वैल्यू जो है 0.287, यानी कि एयर के लिए गैस कांस्टेंट इस तरीके से मिल जाएगा। नाइट्रोजन जो है उसके लिए जो होता है 28.01 वैल्यू है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0.297 निकल जाएगी वैल्यू। ऑक्सीजन के लिए हमें जानते हैं O2 जो है 16 दूनी 32 होता है, तो 32 को जब डिवाइड करेंगे 8.314 में, तो इस तरीके से ये, या मॉलिक्यूलर वेट और R को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इस तरीके से जो है 8.314 जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मिल जाएगा। ये टेबल दे रखी है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम जो है वाटर H2O, तो उसमें भी जो है 16 और 2 हाइड्रोजन के 18 जो होंगे, तो इस तरीके से निकल जाएगा। अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ द मास न्यूमेरिकली इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। एक मोल जो है उसकी वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर वेट जितना होगा उसके बराबर। एक मोल उसका द्रव्यमान है तो हो जाएगा उसकी मॉलिक्यूलर वेट है उसके बराबर। जैसे हम बोलें 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा अपने 32 ग्राम, जो ऑक्सीजन का हम जानते हैं 32 मॉलिक्यूलर वेट होता है, 16 दूनी 32, तो यदि 1 ग्राम मोल बोले या 32 ग्राम, वो एक ही बात होगी। सिमिलरली 1 kg मोल ऑफ ऑक्सीजन वो हो जाएगा वो मास ऑफ 32 जो kg हैं उसके बराबर हो जाएगा। 1 kg मोल है तो यहाँ पर हो जाएगा 32 kg। सिमिलरली 1 kg ऑफ नाइट्रोजन है तो यहाँ पर हम देखेंगे नाइट्रोजन के लिए जो है वो होता है 28। तो इस तरीके से जो है kg मोल या उसे ग्राम में डिफाइन करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। 1 मोल जो ग्राम मोल जो ऑक्सीजन होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। और लास्ट हम पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। तो हमने पहले पढ़ा था Q जो है हीट जो है वो क्या होगा, M जो है mc/dt, यहाँ पर हमने डिफाइन किया था mc/dt जो स्पेसिफिक हीट डिफाइन करने के लिए। तो स्पेसिफिक हीट क्या थी, Q डिवाइड बाय m dt इक्वल्स टू C, वो कहलाई थी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो पर kg ग्राम के लिए 1 डिग्री जो है केल्विन या सेंटीग्रेड तापमान के लिए हम कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो बराबर होगा स्पेसिफिक हीट के। तो यहाँ हम डिफाइन करेंगे ये जो वैल्यूज़ है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट में ध्यान ही है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, जब जो हम द्रव्यमान ले रहे हैं वह इकाई द्रव्यमान के स्थान पर यदि मोलर द्रव्यमान लें तब ये चीज़ हो जाएगी। तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा NC जो है Q इक्वल्स टू NC/dt। N हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो उस समय जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे C की स्पेसिफिक Q डिवाइड बाय N dt, N हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। तो 1 मोलर द्रव्यमान के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए जो C वैल्यू कहलाएगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक जो है मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी। इस तरीके से ये वैल्यूज़ हमें निकलेगी। अब इसके साथ साथ हमें एक ये भी ध्यान रखना है कि जो मोलर विशिष्ट ऊष्माएं हैं उनकी वैल्यू स्थिर दाब पर जो है और स्थिर आयतन पर, ये 2 वैल्यूज़ जनरली यूज़ लेते हैं, क्योंकि जब भी हम जो हीट देंगे किसी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो 2 ही कंडीशन में, या तो प्रेशर कांस्टेंट रख के दे सकते हैं तभी वो होगा कांस्टेंट रहेगी, या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के। तो Cp जो है वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इंटू C/p। सिमिलरली कैपिटल CV इक्वल्स टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इंटू स्मॉल cv, इनके बराबर हो जाएगी। जहाँ पर यह जो है वैल्यू वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आ जाएगी वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर एट द कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके साथ साथ एक और जो वैल्यूज़ हैं एक कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होते हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो है वह भी एक कांस्टेंट होगा, जिसे हम डिफाइन करते हैं गामा। तो गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा Cp/Cv, या स्मॉल मोलर में लिखेंगे तो स्मॉल Cp/स्मॉल Cv, इनके बराबर ये हो जाएगा गामा, जो कि स्थिरांक होता है, ग्रीक वर्ड है गामा, उससे डिनोट करते हैं, वो होता है स्पेसिफिक हीट का रेशियो। चाहे मोलर स्पेसिफिक हीट हो चाहे स्पेसिफिक हीट हो, उनका रेशियो गामा कहलाता है। और इसकी वैल्यू जनरली जो है आदर्श जो समस्त आदर्श गैस हैं उनके लिए जो वैल्यू है गामा की वो 1.4 जनरली हम लेते हैं, जो कैलकुलेशन में हम सॉल्व करेंगे। ईयर हम जनरली एक जो आदर्श गैस मानेंगे तो उसके अंदर ईयर के लिए Cp हो जाएगा 1.005 जो हम पहले पढ़ चुके हैं,
और CV हो जाएगा 0.718, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.4 आ जाएगा अपने जो है गामा कांस्टेंट। इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी है। तो आज हमने पढ़ा फर्स्ट, सबसे पहले जो गैस कांस्टेंट है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है, जो लाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गैस की हैं वो किस तरीके से निकली हैं, PV = mRT और PV = nRT, और साथ में जो मोल क्या है उसके बारे में हमने जाना, और मोलर स्पेसिफिक हीट्स क्या है उनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड जो है, फर्स्ट चैप्टर में थ्योरेटिकल सारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम न्यूमेरिकल जो से रिलेटेड सिंपल न्यूमेरिकल हैं वो प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।